विद्यार्थियों, आज हम हमारे आरबीएसई बोर्ड विज्ञान का दूसरा पाठ मानव तंत्र की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा शरीर जो है वो बहुत सारे तंत्रों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो तंत्र क्या होता है? तंत्र क्या है? छोटे छोटे कई सिस्टम मिलकर के एक जब बड़ी व्यवस्था बनाते हैं तो उसको हम तंत्र कहते हैं। हमने 9वीं के पाठ में पढ़ा था शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। क्या पढ़ा था? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। तो कोशिका से शुरू होकर के शरीर के बनने तक हमारे कई समूह होता है, ग्रुप बनते हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। तो मैं उससे शुरू करता हूँ आपके कि जैसे सबसे पहले कोशिका क्या होती है? शरीर का सबसे छोटा से छोटा अंग कौन सा है? कोशिका। एक जैसी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती है? उत्तक। एक ही प्रकार का कार्य करने वाली और समान संरचना वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? उत्तक, ठीक है। और ये उत्तक मिलकर के बनाते हैं हमारे अंग। क्या बनाते हैं? अंग। जैसे हृदय है ना, किडनी, वृक्क है ना, ऐसे अंग कहलाते हैं। और ऐसे अंग मिलकर के, बहुत सारे अंग मिलकर के क्या बनाते हैं? तंत्र। क्या बनाते हैं? अंग तंत्र भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ऐसे कई तंत्र मिलकर के मानव शरीर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मानव शरीर। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं कि जैसे एक तंत्र हम लेते हैं, पाचन तंत्र, जिसका पहला हमारा तंत्र कौन सा है? पाचन तंत्र है। तो इसमें बहुत सारे अंग मिलकर के एक तंत्र बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अंग कौन कौन से? जैसे जीभ एक अंग है ना, फिर मुंह एक अंग है, अंदर ये नली जो भोजन जाता है वह एक अंग है, यहाँ पर आगे आकर के जिसमें भोजन इकट्ठा रहता है काफी देर तक वह आमाशय एक अंग है। ऐसे कई अंग मिलकर के आहार नाल पूरी बनती है। और आहार नाल जो है इसमें पूरी जो प्रक्रिया होती है पाचन, इसको पाचन तंत्र कहते हैं। और ऐसे हमारे शरीर में पाचन तंत्र है, इसी तरह से श्वसन तंत्र है, इसी तरह से उत्सर्जन तंत्र है। ऐसे कई तंत्र मिलकर के हमारा शरीर बनता है और शरीर में सभी क्रियाएं होती है और हमारा जीवन चलता है। अगर एक भी तंत्र सही तरीके से कार्य नहीं करे तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। एक भी अंग खराब हो जाए तो वो तंत्र खराब हो जाता है, और वो तंत्र खराब हो गया तो पूरा शरीर खराब हो जाता है। अब पाचन तंत्र के मुख्य अंग की बात करेंगे हम। सबसे पहले पाचन तंत्र में अंग क्या होते हैं? 2 प्रकार के चीजें होती है पाचन तंत्र में, तो पूरा करने वाले। एक तो इसमें अंग होते हैं और दूसरे होते हैं ग्रंथियां। क्या होते हैं? अंग और ग्रंथियां। तो मैं पहले सबसे पहले लिखूंगा अंग। कौन कौन से अंग मिलकर के हमारा पाचन तंत्र बनाते हैं, हमें ये अगर आना चाहिए। यहां से हम देखें सबसे पहले क्या है? मुख गुहा। मुख कौन सा अंग है हमारा? सबसे पहले मुख। मुख जिसको माउथ भी कहते हैं, मुख गुहा भी कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारा मुख याद रख लोगे तो भी काफी है। इसके अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे अंग हैं, जैसे जीभ, दांत, सब अपना अपना कार्य करते हैं। इस पे हम आगे पढ़ेंगे। फिर दूसरा भाग है ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मुख के बाद का अंग यहाँ पे जो हिस्सा है वो ग्रसनी कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा अंग है हमारा ग्रास नली। क्या कहलाता है? ग्रास नली। इनके अंग्रेजी नाम भी आपको, जिसको इसको ओरल कैविटी कहते हैं, ओरल कैविटी, ठीक है। कैविटी माउथ। इसको अपना ग्रसनी को इसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स कंठ होता ना हमारा, यहाँ तक ग्रसनी कहलाती है, फेरिंग्स। फिर इसोफेगस कहलाती है। ग्रास नली क्या कहलाती है? इसोफेगस। वैसे तुम्हारे हिंदी मीडियम में इसकी समस्या नहीं आएगी कि क्या नाम अंग्रेजी में है, पर आपको एक बार बता रहा हूँ मैं जनरल नॉलेज के लिए।
ठीक। उसके बाद हमारा अंग है आमाशय। ग्रास नली कहाँ जाके जोड़ती है? ग्रसनी और आमाशय को जोड़ने वाली ग्रास नली, और उसके बाद होती है, इसको भोजन नली भी कहते हैं। तो कभी भोजन नली आ जाए तो हमें घबराना नहीं है, भोजन नली क्या होती है, हमें तो ग्रास नली पड़ी। तो ग्रास नली और भोजन नली एक ही है, ठीक है। फिर चौथा अंग है हमारा आमाशय। क्या है? आमाशय। आप वीडियो को देखेंगे, वीडियो में ये चीजें सब लिखते हुए आते हैं, तो हम भी रजिस्टर लेके इसको लिखते रहे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। पढ़ते हुए आप वीडियो को देखते हुए लिखते जरूर रहे, ठीक है ना, नोट्स बनाए अपन, ठीक। फिर छोटी आंत। आमाशय एक मांसल भाग है, बड़ा, सबसे जहाँ पाचन सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया शुरू होती है वो आमाशय। वैसे तो पाचन अपने मुख में ही शुरू हो जाता है, लेकिन आमाशय एक जहाँ पे जठर रस आता है, तो आमाशय एक मांसल अंग है हमारा। इसके बाद है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत, ठीक है। आमाशय को स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टमक। उसके बाद छोटी आंत का दूसरा नाम, कभी कभी आप घबराए नहीं, हिंदी में भी एक नाम और है क्षुधांत। तो ये एक ही है, समझ में आया? भले छोटी आंत कहो या क्षुधांत्र कहो, एक ही बात है। फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। उसके बाद हमारा है छठा अंग बड़ी आंत। क्या कहलाती है? बड़ी आंत, ठीक। बड़ी आंत को दूसरे शब्दों में कहते हैं बृहदांत। क्या कहते हैं? बृहदांत, ठीक है ना। तो कभी बृहदांत आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होगा। और इसको कहते हैं लार्ज, बड़े को लार्ज कहते हैं, लार्ज, और वो इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला अंग है सातवां और अंतिम अंगों में बात करें तो मलाशय और मल द्वार, ठीक है ना। मला, तो इसको कहते हैं मल द्वार। अंतिम अंग कौन सा है? मल द्वार, जिससे अपचित भोजन बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो पाचन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए, आप बता सकते हैं ये सब लिस्ट, ठीक। इसके बाद इसमें 3 ग्रंथियां काम आती हैं। कितनी ग्रंथियां? 3 ग्रंथियां काम आती हैं, उनके नाम भी लिख दूं मैं, ठीक है। रजिस्टर साथ में रखें और लिखें इसको, तो आपको अच्छा रहेगा। इसमें ग्रंथियां होती हैं। अभी इसमें भी मैं बता दूं, मुख था, फिर ग्रसनी थी, ग्रास नली, आमाशय, ठीक है, और बड़ी आंत, ये अंदर छोटी आंत, ये छोटी आंत यहाँ से शुरू हो जाती है, अंदर आती है, इससे पहले छोटी आंत आती है, फिर बड़ी आंत, और लास्ट में मल द्वार, ठीक है ना। इसी तरह से ग्रंथियां 3 ग्रंथियां हैं। पहली ग्रंथियां हैं एक लार ग्रंथियां। क्या कहलाती है? लार ग्रंथियां। ये लार ग्रंथियां होती हैं हमारे मुंह में, ठीक है ना, जीभ के नीचे होती है, कान के आगे की तरफ होती है, ठीक है ना। तो इनसे लार स्त्रावित होती है। कभी हम अच्छा खाना दिखता है या कुछ दिखता है, मुंह में पानी आ जाता है, तो वह लार कौन स्त्रावित करता है? लार ग्रंथियां करती हैं। फिर इनका कार्य और इसको डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक। फिर दूसरी है हमारी यकृत। क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो क्या कहलाएगा? यकृत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं? और तुम्हारी भाषा में कहते हैं कालजा, ठीक है ना। तो लीवर, यकृत, ये सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। ये पित्त लवण का निर्माण करता है। फिर तीसरी और अंतिम ग्रंथि है हमारी अग्नाशय। क्या है? अग्नाशयी ग्रंथि, ठीक है। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैंक्रियाज। क्या कहते हैं? पैंक्रियाज, ठीक है। तो पैंक्रियाज ये भी 2 हार्मोनों को स्त्रावित करती है, ठीक है। तो इन सब का कार्य हम डिटेल में आगे देखेंगे वीडियो में, ठीक है। तो आप इन अंगों को याद कर लें, पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, क्या हैं, ठीक है ना।
तो ये आपको डिटेल में हम एक एक चीज़ को फिर डिटेल में कैसे हो पाचन कैसे होता है ये पूरा एक वीडियो बनेगा। ठीक है, धन्यवाद। आहार नाल के विभिन्न अंगों के बारे में अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो आहार नाल के अंग कौन कौन से हैं, क्या कार्य करते हैं और उनका क्या महत्व है, उनकी संरचना के बारे में हम चर्चा एक एक करके करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला भाग हमारा है मुख गुहा। पहला भाग है मुख। मुख एक कैविटी जैसा है, एक कटोरीनुमा। ठीक है, तो हम मुख की बात करते हैं। मुख, इसमें एक मांसल भाग पाया जाता है जीवा, नीचे का भाग ये जीवा है। ठीक है, इसमें एक मांसल अंग पाया जाता है जिसे जीवा कहते हैं। जीवा या जीभ कहते हैं, हमारी सामान्य भाषा में हम उसको जीभ कहते हैं। यह मांसल भाग पीछे से तालू के नीचे हमारी ग्रसनी के अग्रभाग में से जुड़ा रहता है और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य भोजन को इधर से उधर घुमाना, सलाइवा जो हमारी लार ग्रंथियां जो सलाइवा स्त्रावित करती हैं मुंह में, उसमें उस भोजन को अच्छी तरह से मिलाना, चबाने के लिए दांतों के नीचे ले जाना लाना, ये सब कार्य इस जीभ का है। पीछे खिसकाना, अन्य कार्य बोलने का भी है, लेकिन मैं अभी जो पाचन के संबंध में बात कर रहा हूं, इसका मुख्य कार्य आपको बता दिया मैंने। अब आगे चले हम, तो ये जिस हिस्से से जुड़ी रहती है पीछे का भाग, उसको हम कहते हैं फेनुलम लिंगुअल। मांसल भाग, जीवा जिस भाग से पीछे जुड़ी रहती है उसको हम तालू से जुड़ी रहती है उसे फेनुलम लिंगुअम कहते हैं। फेनुलम लिंगुअम कहते हैं, याद रख लें। लिंगुअल, सॉरी म नहीं है, ल है, लिंगुअल, फेनुलम लिंगुअल कहते हैं। ठीक, अब बात आती है अन्य अंग जो हमारे मुंह में पाया जाता है, वो है दांत। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, भोजन को काटने, चबाने, ठीक है, ये सब कार्य करने के लिए दांत चाहिए जब तक। तो दांत भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। ये जिस हिस्से में दांत फंसे रहते हैं, जिसमें हमारे दांतों की व्यवस्था जमी रहती है, उन्हें मसूड़े कहते हैं, गम्स कहते हैं। और मसूड़ों के अंदर दांत धसे हुए होते हैं, इसलिए गर्त दंती सिस्टम कहलाता है। हमारा जो दांतों का सिस्टम है वो कैसा है, कोई पूछ दे तो गर्त दंती। मनुष्य में कैसे दांत पाए जाते हैं, गर्त दंती। ठीक है, और द्विबार दंती सिस्टम आता है, द्विबार सिस्टम, द्विबार दंती, ये भी समझ लीजिए। द्विबार, द्वि का मतलब दो बार, यानी दो बार एक जीवन चक्र में, मनुष्य के एक जीवन चक्र में दो बार दांत आते हैं। एक बार अस्थायी, तो मनुष्य की जो व्यवस्था है वो द्विबार दंती है। इसमें अस्थायी दूध के दांत भी कहते हैं हम इसको, ये गिर जाते हैं और उसके बाद स्थायी दांत आते हैं। ठीक है, तो द्विबार दंती सिस्टम मनुष्य में पाया जाता है। दांत चार प्रकार के होते हैं। दांतों के बारे में और आगे हम चले तो दांत आप लिखते रहे, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। कहीं भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीभ जिस हिस्से से पीछे जुड़ी रहती है उसे क्या कहते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आप पक्का ये ध्यान रखें। तो ये बात लिखते हैं किस प्रकार के दांत सिस्टम है, गर्त दंती, द्विबार दंती का क्या अर्थ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारी बात है जो ये दांत हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। कृंतक, पहले दांत है कृंतक, इनका कार्य है काटने का। क्या काम करते हैं, भोजन को काटने के। आगे के दांत होते हैं, निचले जबड़े और ऊपरे जबड़े में दांतों की संख्या, एक ही प्रकार के दांतों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो कृंतक, इनको इंसिजर्स भी कहते हैं इंग्लिश में, इंसिजर्स। ठीक है, इसी तरह से रदनक, दूसरे दांत है रदनक। रदनक का अर्थ होता है चीरने वाले, चीरने फाड़ने का कार्य। इनका क्या कार्य है, चीरने
फाड़ना। जो इस तरफ साइड में होते हैं, कभी गन्ना खाते हैं ऐसे करके छीलते हैं ना, तो ये हमारे रदनक दांत कार्य करते हैं। और ये दो होते हैं, एक जबड़े में कितने होते हैं? 2। एक नीचे के जबड़े में हम देखें एक इधर और एक इधर, 2 दांत होते हैं, तीखे तीखे से होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं, ठीक। तीसरे हैं हमारे अग्र चवर्णक और चवर्णक। तो अग्र चवर्णक क्या है? अग्र चवर्णक, चवर्णक शब्द का अर्थ है चबाना। तो ये जो आगे के चबाने के दांत होते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में दाढ़ कहते हैं, ठीक है, इनको मोलर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ये प्री मोलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अग्र है प्री मोलर्स। और चौथे प्रकार के होते हैं चवर्णक, चबाने वाले दांत। ये भी दाढ़ें ही है हमारी पीछे की बड़ी, तो ये मोलर्स कहलाते हैं। क्लियर? मुंह की कैविटी का आपको थोड़ा सा कार्य समझ में आ गया, कैसी संरचना है। और ये 6 होते हैं, कितने? एक जबड़े में 6 होते हैं। तो 2 जबड़ों में होकर 6 12 होते हैं, दोनों जबड़ों में, एक में 6 दूसरे में 6, ठीक है। ये 2 होते हैं। और अग्र चवर्णक 4 होते हैं, 4 होते हैं, एक जबड़े में 4, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, फिर 2 ऊपर इस तरफ 2 इस तरफ। इस तरह से हमारे दांतों की व्यवस्था होती है। टोटल ये 32 दांत हमारे होते हैं। फिर ग्रसनी, अगला हिस्सा मुंह के बाद हमारा भोजन जाता है वो ग्रसनी में जाता है। कौन सा आगे? ग्रसनी। आगे आप लिखते जाएंगे ये चीज, एक एक चीज को हम समझें ढंग से। ये चित्र भी देख रहे हो। फिर मुख के वजह से यहाँ आगे ये ग्रसनी है हमारा, जहां से जीभ जुड़ी रहती है, जीवा, और पीछे से खाना जो मुंह के नीचे उतरने लगता है चबाने के बाद, तो दूसरा अंग है ग्रसनी, जिसे हम फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स मैंने पहले नाम बता चुका हूं इंग्लिश में, इसलिए बार बार नहीं बोलेंगे हम। फेरिंक्स। तो ये जो ग्रसनी है, ये तालू के पिछले भाग से कुप्पी नुमा होती है, ऐसे कुप्पी जैसी संरचना होती है। और इसके भी 2 भाग हैं, 3 भाग हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। इसके 3 भाग कौन कौन से हो गए? नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, और तीसरा है कंठ ग्रसनी, फेरिंक्स, कंठ ग्रसनी, ठीक। ये 3 भागों में होती है पूरी। और इसके आगे हमारा रहता है ग्रास नली। इसके बाद कौन सा आगे? तीसरा ग्रास नली। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? 25 cm की होती है, ठीक है। भोजन को ग्रसनी से लेकर के आमाशय तक पहुंचाती है। कहां से कहां तक? ये कहां किससे जोड़ती है? तो ग्रसनी से आमाशय तक। इसमें क्रमाकुंचन गति होती है। इसके जो अंदर पाइप के अंदर क्रमाकुंचन गति होती है, जिसके कारण, जिसका पेरिस्टेसिस कहते हैं, जिसके कारण भोजन नीचे खिसकता है, ठीक है। और इसमें ऊपर एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, पल्ला, ठीक है। उस एपिग्लोटिस का कार्य क्या है? एपिग्लोटिस ऐसी संरचना है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना या पानी पी रहे हैं तो वह ग्लोटिस जा करके, एपिग्लोटिस उस श्वास नली को ढक देती है, जिससे श्वास नली में किसी भी तरह से कोई भी खाने के कण या जल नहीं जाना चाहिए और नहीं जाता है। अगर चला जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा, हम बातें करते करते या कहीं कुछ ऐसी घटना हो जाती है खाना खा रहे हैं या पानी पीते हुए कि हमें हंसी आ जाए या ऐसा कुछ होने पर, क्योंकि श्वसन नली खुली रह जाती है और उसमें पानी चला जाता है, तो हमें बहुत बड़ी तकलीफ होती है। बार बार खांसी हो करके वो बाहर निकलता है पूरा पानी, एक भी बूंद अंदर नहीं जा सकती। ऐसी व्यवस्था हमारे सिस्टम में है। फिर आगे चले, आमाशय। अगला अंग कौन सा है? आमाशय। क्योंकि चित्र तो आपके सामने है ही है, मैं बहुत कुछ समझा भी चुका हूं, इसलिए मैं फटाफट चलूंगा, ठीक है।
तो आमाशय हमारा चौथा अंग है, आमाशय। आमाशय मांसल संरचना है। कैसी संरचना? मांसल, मोटी मांसल संरचना। छोटी छोटी बातें इसकी याद रखेंगे, ठीक है। जे आकार का अंग है। कैसे अंग है? कैसा आकार होता है कोई पूछे तो जे आकार का अंग है। मांसल संरचना है, जे आकार का है, ठीक है। और पेशीय अंग है। दूसरा क्या है? पेशीय। इसके आगे लिख सकते हैं पेशीय लचीला अंग है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 से 3 लीटर तक का खाना इसके अंदर 1 से 3 लीटर भोजन या जल, भोजन और जल को धारण कर सकता है, धारण कर सकता है, इसके अंदर रह सकता है। समझ में आ रहा है? इसकी कैपेसिटी कितनी? 1 से 3 लीटर, कम से कम 1 लीटर, ज्यादा से ज्यादा 3 लीटर, ठीक। फिर आमाशय काम क्या करता है? आमाशय में जो है इसके अंदर 3 प्रकार के रस आते हैं। 3 प्रकार की चीजें इसमें आती है, आमाशय में स्रावित होती है। म्यूकस, आगे और उस पर चर्चा थोड़ी सी हम करेंगे। म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल और जठर, एक और हमारा है पेप्सिनोजन। तीसरी चीज है पेप्सी, थोड़ा सा नीचे क्लियर लिख देता हूं, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन ये जो है हमारे 3 पार्ट, इसका बहुत, ये तीनों जो रस हैं ये पाचन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम का अम्लीय बनाता है। पूछा जा सकता है जठर रस भी कहते हैं इन सबको मिला करके, तो जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर म्यूकस का क्या कार्य है? तो अम्ल सामान्यतः किसी भी चीज को जला देता है, तो हमारे शरीर के अंदर आमाशय की दीवारें भी जल जानी चाहिए, लेकिन जो म्यूकस ग्रंथियां होती हैं श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित, ये म्यूकस उसके ऊपर एक लेयर बना देती है पूरी दीवार पे, जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस दीवार को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, इससे बचाव के लिए काम आती है। और पेप्सिनोजन इस अम्लीय वातावरण में पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? पेप्सिन। ये पूरे याद रख लेना, ये एंजाइम है। आपको पूछा जाए आमाशय में कौन सा एंजाइम स्त्रावित होता है? पेप्सिन। और पेप्सिन का क्या कार्य है? पेप्सिन होता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन पाचन, ठीक है। और आपको बहुत सरल बात है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। और आप देखिए कोई पूछे प्रोटीन पाचक एक एंजाइम का नाम बताओ, तो आपने बहुत सरल याद रखना, प्रोटीन में इन आता है और पेप्सिन में भी इन आता है, रेनिन में भी इन आता है। एक रेनिन भी है, उसको भी एक एंजाइम और है, कौन सा? मैं थोड़ी सी जगह साफ कर लेता हूं, यहां से हटा हूं और आगे ये मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। जो ये पेप्सिन है, इसके अलावा एक एंजाइम और पाया जाता है जिसको रेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनिन। ये दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? रेनिन का क्या कार्य है? कोई पूछ ले तो दुग्ध प्रोटीन का पाचन। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं बोर्ड में कि दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम बताइए, तो रेनिन। या फिर ये पूछना कि रेनिन एंजाइम का क्या कार्य है, तो हमको ये लिखना पड़ेगा रेनिन एंजाइम कहाँ स्त्रावित होता था? आमाशय में स्त्रावित होता है। ऐसी बातें सब ध्यान रखनी है। आगे चले, इसके भी 3 भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं। मैंने आमाशय के कार्य थोड़े डिस्क्राइब कर लिए थे आपके सामने, पाचन में क्या क्या रोल इसका है। इसके 3 भागों में भी बांटा गया है आमाशय को भी, तो आप देख लें आमाशय के 3 भाग कौन कौन से हैं। इसके 3 हम भागों में विभाजित करें तो क्या क्या 3 भाग है हमारे सामने, हम नाम लिखते हैं। देखा, पहला भाग है कार्डियक या जठरागम। क्या नाम है? कार्डियक। कार्डियक
ऑब्लिक जठरागम, जठरागम। दूसरा इसका पार्ट है, इसमें जठर निर्गमी भाग और फंडिस भाग। इसका फंडिस में बीच में लिख देता हूं क्योंकि बीच में फंडिस होता है, फंडिस और जठर निर्गमी, जठर को बाहर निकल, जठर निर्गमी। जो जे आकार का आपका अंग है, ये यहां ऊपर, यहां का भाग आपका कार्डियक भाग है, जठरागम भाग है, जठर जहां अंदर आता है, यहां से ये बीच वाला भाग फंडिस है और ये वाला जो भाग है ये आपका क्या है, जठर निर्गमी भाग है। समझ में आ गया आपको? ये तीन इसके हिस्से हो गए और इसके का, इसके अंत में जो जठर निर्गमी भाग होता है, इस जगह पर दो प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। स्फिंक्टर मसल कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसमें आमाशय में दो प्रकार की मसल्स पाई जाती है जिन्हें अवरोधिनी पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोधिनी पेशी। कितनी होती है? दो जोड़ी, दो, ठीक है। कितनी पेशियां होती हैं अवरोधिनी पेशियां? दो होती है। कौन कौन सी? तो ग्रासनली स्फिंक्टर, देखो एक तो यहाँ पे होती है ग्रासनली स्फिंक्टर, यहाँ पे, और एक यहाँ पे। एक तो अंदर आते वक्त और एक बाहर निकलते वक्त। जब भोजन अंदर आता है तो उसको नियंत्रित करती है। ग्रासनली स्फिंक्टर क्या काम करेगी? वो भोजन ऊपर से आ रहा है, उसको आमाशय में कितना भेजना है उसको नियंत्रित करती है। तो इसी तरह से जब यहाँ से पचने के बाद जो निकलता है उसको कैसे धीरे धीरे निकालना है, छोटी आंत में भेजना है, उसको जठर निर्गमी स्फिंक्टर या अवरोधनी पेशिका ये कार्य करती है, ठीक है। अवरोधनी पेशिका दो प्रकार की होती है, एक तो है ग्रास नली अवरोधिनी, अवरोधिनी पेशी, अवरोधिनी पेशी, ठीक। और दूसरी होती है जठर निर्गमी, जठर निर्गमी अवरोधिनी, पूरा लिखूं मैं या एक निर्गमी पेशी, आप लिखें इसको पूरा। अवरोधिनी को इंग्लिश में स्फिंक्टर कहते हैं, मैं एक ही बात लिख दूं, स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर मसल्स। ये कई जगह है जहां जहां हमें किसी भी पदार्थ का बहाव या वहन परिवहन को नियंत्रित करना है तो स्फिंक्टर मसल्स काम आती हैं, अवरोधिनी पेशियां काम आती हैं। आगे चलते हैं इससे। फिर ये इनसे जब भोजन आमाशय से, हमने यहां तक देख लिया, हम यहाँ की भी बात करेंगे। जो ये हमारी ग्रंथियां हैं इनको अलग से मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने अभी छोड़ दिया है कि सलाइवरी ग्लैंड्स तो अभी आएगा पीछे। यहाँ से भोजन हमारा आमाशय तक आ गया, ग्रास नली से होते हुए आमाशय से, इसमें जूस फूस कौन से क्या होते हैं सब मैंने बता दिया आपको। उससे जो पाचन होता है उसके बाद यहाँ से निकलते हुए भोजन जठर निर्गमी भाग से होते हुए छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो अगला अंग हमारा है छोटी आंत। कौन सा अंग है? छोटी आंत। इसको क्षुधांत्र भी कहते हैं। तो क्षुधांत्र और छोटी आंत में कोई अंतर नहीं है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। 5वां भाग है हमारा छोटी आंत, उसको क्षुधांत्र भी कहते हैं। ऑब्लिक कर दें, क्षुधांत्र। मैंने पहले भी बता दिया, इससे बार बार मैं लिखूं कोई खास बात नहीं। और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं इंग्लिश में, ये भी बता चुका हूं मैं। तो छोटी आंत में भी ये है कि इसमें जो आमाशय के जठर निर्गमी भाग से ये जुड़ी होती है और वहां से लेकर के ये भोजन को कहां तक पहुंचाती है? बड़ी आंत तक, प्रदांत्र जिसको कहते हैं। और इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है हमारे शरीर में 7 मीटर। इसकी लंबाई कितनी हो सकती है? 7 मीटर। इसको फीट में देखें तो 20 से 25 फीट तक होती है लगभग, ठीक है ना। तो 20 से 25 फीट लंबी होती है, सबसे लंबा भाग है। एक नली की तरह ऐसे 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 समेटी हुई पड़ी रहती है। देखो ये छोटी आंत को अंदर पड़ी हुई है, ठीक। और इसमें भी आप देखेंगे चित्र और है हमारे पास, एक ये मॉडल है
इसको आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ से हमारा ये भाग बता रखा, मुख से ये ग्रसनी से होते हुए ग्रासनाल, ग्रसनाल से ये नीचे, आमाशय ये नीचे थोड़ा दबा हुआ दिख रहा है आपको लीवर के नीचे, देखिए ये हमारा आमाशय है। आमाशय से भोजन ये आया, ये चित्र बना रखा है। ये हरे कलर में बड़ी आंत है, बृहदांत्र है, और ये अंदर जो ऐसे 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 एक नली की तरह पड़ी हुई है, ये छोटी आंत है, क्षुदांत्र है। ठीक है, भोजन अभी हम क्षुदांत्र तक यहाँ तक आ चुके हैं, इससे आगे हम अभी चलेंगे। तो ये भी एक हमारा मॉडल था, तो मैंने कहा लिखा दें, बहुत ज़्यादा कोई खास इतना नहीं है क्योंकि चित्र भी हमारे सामने है, और आप किताब में भी आपके पास चित्र होगा जब बुक लेके आप बैठे हैं इसको पढ़ेंगे तो। ठीक, 20 से 25 फीट लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य, सर्वाधिक प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड में, सर्वाधिक पाचन, पाचन एवं अवशोषण, भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण किस अंग में होता है? तो हमें लिखना है क्षुदांत्र में होता है या छोटी आंत में होता है। क्लियर है आपको ये प्रश्न का उत्तर? पाचन कहां होता है सर्वाधिक और अवशोषण? हम कहेंगे छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में भी 3 प्रकार के रस आके मिलते हैं। छोटी आंत में भी 3 प्रकार के रस आके मिलते हैं। कौन कौन से रस मिलते हैं? अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस, 3 रस आके मिलते हैं। पहला है अग्नाशयी रस, दूसरा है पित्त लवण, और तीसरा है आंत रस। पित्त लवण और तीसरा है आंत्र रस। आंत तो कहते हैं इसको, आंत्र रस। ये 3 रस आके मिलते हैं आपके छोटी आंत में। और पित्त लवण का कार्य क्या है? पित्त लवण क्या कार्य करते हैं? तो वसा का पायसीकरण, ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि वसा का क्या होता है? पायसीकरण होता है। क्या होता है? पायसीकरण। वसा का पायसीकरण, पक्का याद कर लें आप। वसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है? पित्त लवण द्वारा होता है। वसा का पायसीकरण पित्त लवण द्वारा होता है। ये चीजें याद करने की, उनको मैं रिपीट करता हूं बार बार, ये ध्यान रखें आप, और ये बोर्ड में पूछे जा सकने वाली बातें हैं। ठीक, बड़ी बड़ी बात कर ली हमने। फिर अब हम बात करते हैं, इसमें ड्यूडेनम एक पार्ट होता है ग्रहणी का। इसमें 3 भाग वापस इसके भी बांटे गए हैं, उन 3 भागों को भी मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे वापस आपके लिख देता हूं 3 भाग। ये इतनी लंबी होती है, ये हो गया, ये रस के बारे में बात हो गई हमारी। ठीक है, क्या पाचन में क्या हेल्प करती है। फिर 3 भाग है, वो है ग्रहणी, अग्रक्षुदांत और क्षुदांत। ग्रहणी, ड्यूडेनम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। ठीक है, और अग्रक्षुदांत, अग्रक्षुदांत, और तीसरा है क्षुदांत। इसको 3 भागों में बांटा गया। कोई पूछ ले तो ज्यादा जानकारी के लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ध्यान रखें आप कि इसके 3 भाग कौन कौन से हैं। इसको लास्ट वाले पार्ट को इलियम कहते हैं, इसको जेजुनम कहते हैं, और इसको ड्यूडेनम कहते हैं। ठीक, और इसमें पित्त लवण का अवक्षेपण क्षुदांत्र में होता है। बाइल, सॉल्ट एंड विटामिन का अवशोषण का कार्य करती है। क्षुदांत्र क्या काम करती है ये भी पूछा गया है। तो बाइल, पित्त लवण व विटामिन का अवशोषण आपको पूछा गया कहां होता है, तो हम कहेंगे क्षुदांत्र में होता है अवशोषण। ठीक है, यहां से आगे चलते हैं हम। अब हमारे आ गई लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। ठीक है,
ये सब चीजें आप वीडियो को बार बार देख देख करके लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। बड़ी आंत, बृहदांत्र या लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें एक जीवाणु पाए जाते हैं जो भोजन का फर्मेंटेशन कर लेते हैं, किण्वन कर लेते हैं बचे हुए भोजन का, ठीक है, और उसको शेष बचे भोजन का किण्वन कर देते हैं। और खनिज लवणों का अवशोषण यहाँ होता है। इसका कार्य क्या है? ये भी 3 प्रकार की होती है, इसके भी 3 भाग है, वो मैं पहले बता देता हूं आपको, फिर आगे चले हम कि अद्दांत और वृदांत, इसके 2 भाग पहले बांटे हैं और फिर उसके 2 भाग 4 भाग और हैं, तो मैं बता देता हूं। इसके पहले 2 भाग फिर 4 भाग बता देता हूं। अधांत्र या अंधनाल, क्या कहा है? अधांत्र या अंधनाल, अधांत्र ऑब्लिक अंधनाल, ठीक। और दूसरा भाग है वृदांत, 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 ठीक। अब इसमें भी 4 भाग है वृदांत के भी। तो फर्स्ट भाग क्या है, सेकंड क्या है, मैं बता देता हूं, आप देखिए। तो क्रमी रूप परिशेषिका कहते हैं। अंधांत्र जो है या अंधनाल, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। इसको क्रमी रूप परिशेषिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमी रूप परिशेषिका का देख लेता हूं मैं 1 मिनट। परिशेषिका कहते हैं, शेषिका, ये अपेंडिक्स कहलाती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहलाती है क्रमी रूप परिशेषिका। यह एक अवशेषी अंग है। कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। ये प्रश्न पूछा गया बोर्ड में कि हमारे 2 अवशेषी अंगों के नाम बताइए, तो उसमें एक ये बहुत अच्छा उत्तर है हमारे पास, और अपेंडिक्स कहते हैं। ये अवशेषी अंग किसको कहते हैं? 1 सेकंड के लिए मैं वो भी बता देता हूं। अवशेषी अंग वो है जो किसी समय पहले हमारे विकास के क्रम में उपयोगी अंग थे, लेकिन आज उनका कोई उपयोग नहीं होने से वो एक छोटे से अवशेष के रूप में हमारे शरीर में अभी भी बने हुए हैं, लेकिन उनका कोई वास्तविक उपयोग आज नहीं है। उनको अवशेषी अंग कहते हैं, ठीक। अब वृदांत जो है ये यू आकार की होती है। कैसे? उल्टे यू, तो मतलब ऐसी होगी उल्टे यू, ठीक है, या यू लिखो, उल्टे यू आकार की होती है। तो पहली है आरोही, आरोही, फिर ऐसे मैंने लिख रखा है, वहां देख लीजिए आप, चित्र में दिख रहा है आरोही वृदांत। वृदांत बार बार नहीं लिखूंगा मैं, देखिए आरोही वृदांत, जैसे चढ़ती हुई आरोही। फिर कौन सी है? अनुप्रस्थ, चित्र से देख के नाम लिख सकते हैं हम, अनुप्रस्थ वृदांत, पीछे वृदांत वृदांत छोड़ते जाए, जोड़ते जाए आप। तीसरी नीचे जा रही अवरोही, अवरोही। चौथी क्या है? सिग्मा का, सिग्मा का, ठीक। ये 4 प्रकार की वृदांत होती है। आपको चित्र में बता दूं मैं, ये आरोही है, ये अनुप्रस्थ है, ये अवरोही है, और ये सिग्माकार है। ये सिग्माकार जो है वृदांत, ये जा करके मलाशय में खुलती है, मलाशय तक जाती है, ठीक। मलाशय अगला पार्ट जो है किसका? छठा, वो मैं लिख देता हूं। सभी अंक लगभग होने वाले हैं, ये छठा आ गया हमारा, ठीक। ये लिख दिया होगा, नहीं तो लिख देंगे, आप देख लें, चित्र में भी है ये सब चीजें, ठीक। अगला है छठा मलाशय, जो जीवाणुओं द्वारा भोजन का किण्वन किया गया। और एक छोटी सी बात और बड़ी आपके बारे में बता दूं, उसका मुख्य कार्य क्या है, तो वो लिख दें।
जल, बड़ी आंत का कार्य है जल व लवणों का अवशोषण, लवणों का पुनः अवशोषण या अवशोषण, ठीक, अवशोषण, ये उसका बड़ी आंत का मुख्य कार्य है। इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ रह जाता है जिसको हमें शरीर से बाहर निकालना है, वो कहाँ जाता है? मलाशय में जाता है। कहाँ जाता है? किण्वित, तो वो मलाशय, कहाँ जाता है? मलाशय। और मलाशय में उसको इकट्ठा किया जाता है। ये 20 सेंटीमीटर लंबी संरचना है, 20 cm के आसपास होता है ये, ठीक। और फिर इसमें एक गुदा नाल होती है मलाशय में, गुदा नाल जो 3 सेंटीमीटर की होती है। और ये गुदा नाल द्वारा जो हमारा 7वां अंग है, लास्ट जो बाहर की तरफ खुलता है, उसे हम गुदा कहते हैं या मल द्वार भी कहते हैं। मल द्वार द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से ये हम 7 अंगों की हमारी जो बात थी वो हो गई। अब हम बात करते हैं ग्रंथियों की। बहुत जल्दी कर देंगे, बहुत छोटी सी बात है, फटाफट करें हम, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनेगा तो फिर आप लोग उसको लंबे समय तक देखने में थोड़ी सी वो हो सकती है, इसलिए फटाफट हम करेंगे। ग्रंथियां, अब पाचन में कौन कौन सी ग्रंथियां काम आती है? तो 3 प्रमुख ग्रंथियां, उसके भी नाम मैं पहले लिख चुका हूं, इसलिए मैं फटाफट सीधी पहली ग्रंथि लूंगा, लार ग्रंथि। लार, जिसको सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं, हमने कल पढ़ रखा था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 3 जगह पे पाई जाती है हमारे। एक तो कर्ण पूर्व, कान से पहले यहाँ पे, एक अधोजीवा, जीभ के नीचे, मैं बता रहा हूं आपको, चित्र में भी देखिए, कर्ण पूर्व, अधोजीवा, और एक यहां पे पाई जाती है, इनका नाम है, मैं देख के बता देता हूं, ठीक है, ये कहलाती है अधोजंभ, जीभ के नीचे अधोजंभ, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। इनका कार्य है सलाइवा का स्त्रवण करना, तो भोजन को लसलसा बनाती है। और इस सलाइवा में एक प्रकार का एक एंजाइम पाया जाता है, पाचन का कार्य हमारे सलाइवा से शुरू हो जाता है, मुंह से ही शुरू हो जाता है। और इसमें जो एंजाइम पाया जाता है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, सैलिवरी एमिलेज कहते हैं। कौन सा हमारे एंजाइम पाया जाता है? एमिलेज। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमिलेज पाया जाता है। और ये क्या कार्य करता है? स्टार्च का पाचन करता है। तो स्टार्च का पाचन कहां से शुरू हो जाता है? मुख गुहा से ही हो जाता है, जहां लार ग्रंथियों में लार के साथ, ठीक है। और लार का दूसरा कार्य है खाने को लसलसा बनाना, जिससे हमारी ग्रास नली और ग्रसनी में आसानी से उसको उतारा जा सके, ठीक। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला अग्नाशय, अगला है अग्नाशय। दूसरी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। हमने पढ़ा था ये अग्नाशय रस स्रावित करता है, अग्नाशय, ठीक है। इसको पैंक्रियास भी कहते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब तो हम सीधी बात करें, अग्नाशय कौन से एंजाइम स्रावित करता है? तो हार्मोन स्रावित करता है। ये क्या करता है? 2 हार्मोन स्रावित करता है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन है 2। कौन से हैं? एक तो है, सभी जानते, बताइए, एक का नाम मैं लिख रहा हूं, आप सोचिए, ग्लूकेगॉन, और जिसके कारण डायबिटीज की बीमारी होती है, जिसके डायबिटीज जिनको होता है उनको इंसुलिन लगता है। कौन सा? इंजेक्शन, इंसुलिन। तो दूसरे हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। तो ये 2 हार्मोन स्रावित कौन करता है? अग्नाशय करता है। और इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगॉन, इन दोनों का मिला के कार्य क्या है? मानव शरीर में, लिख लीजिए, मानव शरीर में रक्त शर्करा, कौन सी शर्करा? रक्त में शर्करा की मात्रा के स्तर को नियंत्रित करना। क्या लिखा है? नियंत्रित करना, ये इसका कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है बोर्ड में, कि रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम लिखिए, तो आपको इंसुलिन और ग्लूकेगॉन लिखना है। समझ में आ गया? कौन से अंग से स्रावित होते हैं पूछा जाए तो हमको अग्नाशय लिखना है। यहां तक क्लियर?
ठीक। तो इनकी अगर मात्रा कम हो जाए, इंसुलिन और ग्लूकागॉन बराबर नहीं होंगे, तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और इसी को हम शुगर, सामान्य भाषा में शुगर की बीमारी और वास्तविक भाषा में कहें तो मधुमेह, हिंदी में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। मधुमेह रोग होता है, इसकी कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है, या ठीक है इंग्लिश में इसको कहते हैं डायबिटीज हो जाती है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब एक अंग और है हमारा, और एक ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की जो है उसका नाम है लीवर या यकृत। तीसरी ग्रंथि है यकृत। ठीक, तीसरा है यकृत, लीवर भी कहते हैं। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है और इस ग्रंथि को आप देखिए, ये इस मॉडल में भी दिखा लीवर कैसा है? त्रिभुजाकार आकृति का होता है, समझ में आ गया? अलग कलर में दिखा रखा है आपको। तो ये हमारा लीवर है, ये बहुत सारे लीवर लोब्यूल से बना होता है। किससे बना होता है? पालिकाओं से। इसकी संख्या होती है 1,00,000। एक लीवर में कितने? 1,00,000 लीवर पालिकाएं होती हैं, लीवर लोब्यूल्स कहते हैं इनको। ठीक है, यकृत पालिकाएं क्या कहते हैं इनको? किससे बना होता है? यकृत पालिकाओं से। याद करें, छोटी छोटी बातें परीक्षा पूछी जा सकती है। यकृत पालिकाएं कितनी होती, क्या होती है? 1,00,000 के लगभग यकृत पालिकाएं मिलकर के एक लीवर बनाती है। ठीक है, और यकृत पालिकाएं से पित्त स्रावित होता है, जो पित्त वाहिनियों के द्वारा होते हुए पित्ताशय में स्रावित इकट्ठा किया जाता है। पित्त कहाँ इकट्ठा होता है? जो पित्त यहाँ पैदा हुआ, बना, इस पित्त को पित्त वाहिनी के माध्यम से, पित्ताशय में इकट्ठा किया जाता है, जिसे गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। इंग्लिश में गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। तो उसमें इकट्ठा होता है, और यह हमारी जो छोटी आंत की ग्रसनी है उस भाग में जाकर के ये पित्ताशय उस रस को स्रावित करता है। पाचन में बात करें तो पाचन के मुख्य कार्य, हमने बात करा पाचन, भोजन मुंह में जाता है, मुंह से सलाइवरी ग्लैंड्स को थोड़ा बारीक करते दांत वांत, और सलाइवरी ग्लैंड्स के माध्यम से स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। स्टार्च का पाचन शुरू होने के बाद वो ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से ग्रास नाल में होते हुए आमाशय में जाता है। आमाशय में मैंने बता दिया आपको कौन कौन से जूस अंदर आते हैं, वो तीनों मिलकर के आपका जो जठर रस है, उस जठर रस से उसका पाचन आमाशय में होता है, और आमाशय से छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में उसका बचा हुआ पाचन और अवशोषण होता है। तो उस अवशोषण और फिर वहां से बड़ी आंत में जल और लवणों का अवशोषण होता है, और शेष बचा हुआ मलद्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बीच में मुख्य कार्य हमारा थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है, जिसको एंजाइम कहते हैं, जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक या एंजाइम। एंजाइम का कार्य क्या है, ये हम बात कर रहे हैं। कुछ एंजाइम्स के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं थोड़ी सी, सॉरी। तो एंजाइम्स, पाचन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एंजाइम्स का है, और इन एंजाइम्स को जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। उत्प्रेरक, ठीक है, ये जैविक क्रियाओं को करने में, ठीक। तो ये भोजन में क्या होता है? भोजन का सरलीकरण होता है। क्या होता है? जल अपघटन द्वारा सरलीकरण किया जाता है पाचन में, और इसीलिए जो एंजाइम इसमें होते हैं उनको हाइड्रोलाइसिस वर्ग के होते हैं। कौन से? हाइड्रोलाइसिस वर्ग के एंजाइम होते हैं। ये कौन से वर्ग के? हाइड्रोलाइसिस वर्ग के। जल अपघटनी, क्या कहते हैं? जल अपघटनी। और भोजन का पाचन जल अपघटन द्वारा, सरलीकरण द्वारा होता है। तो ये 4 प्रकार के एंजाइम यहाँ पे हम खास बात करेंगे। पहले एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट पाचन करने वाले,
आपको ये परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाचन वाले एक एंजाइम का नाम बताओ, तो ये लिस्ट बन रही है, फटाफट लिखते हैं इसको। कार्बोहाइड्रेट पाचन करने वाले, पाचन वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? तो एमिलेज, माल्टेज, सुक्रेज, तीन नाम है। क्या है? एमिलेज, माल्टेज और सुक्रेज। ठीक। दूसरे हैं प्रोटीन पाचक। प्रोटीन मैंने बता ही दिया था पहले भी आपको। प्रोटीन पाचक कौन कौन से हैं? नाम बताइए फटाफट। पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन। ठीक। तो इस तरह से ये तीन हार्मोन, ये भी तीन एंजाइम मैंने ये भी बता दिए। वसा पाचक कौन से हैं? तीसरे वसा पाचक, लाइपेज, लाइपेज है। फिर हमारा है, बस लाइपेज ही इसमें दे रखा है। और न्यूक्लियेजेस दूसरे चौथे प्रकार के एंजाइम है, न्यूक्लिक अम्लों को प्रोवाइड करने वाले न्यूक्लियेजेस चौथे में। चौथा या नीचे लिखूंगा तो नाम सही नहीं आएंगे, मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा मिटा के। ठीक है, तो चौथे प्रकार के एंजाइम है न्यूक्लियेजेस। चौथे न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस प्रकार के एंजाइम वो कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज एक न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियेजेस ये नाम ऊपर आ ही गया है तो सेम है न्यूक्लियेजेस। तो ये प्रकार के एंजाइम्स हमारे हैं। तो ये एंजाइम में पाचक, उनमें इस तरह से जिस तरह पाचन की विभिन्न क्रियाओं के बारे में हमने इस पर चर्चा की, बहुत लंबा वीडियो बन चुका होगा, इसलिए मैंने इसमें बनाया है। कुछ चीज़ें और भी हैं लेकिन ठीक है, मैंने उसमें शामिल कर दी हैं आगे जब मैं बोला था। ठीक। और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावक कौन करता है, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। HCl का स्त्रवण कौन करता है आमाशय में? ऑक्सिंटिक सेल्स। कौन सी? ऑक्सिंटिक सेल्स। ये इनका कार्य क्या है? ऑक्सिंटिक सेल्स का कार्य क्या है? HCl का स्त्रवण। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि सब के सब पॉइंट, जहां तक पाचन के संबंधित कोई बात आपकी बाकी नहीं रहे, सब के सब हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आगे हम श्वसन तंत्र को लेकर के आपके सामने